नमस्कार। अच्छा, जब भी हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली तस्वीर हमारे मन में किसकी आती है? अक्सर वो पॉलिटिकल पार्टीज की ही होती है। असल में ज्यादातर आम लोगों के लिए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टीज है। हाँ, ये बात और है कि हम अक्सर इन पार्टियों की खूब आलोचना करते हैं, हर मुश्किल के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इनके बिना एक डेमोक्रेसी ठीक से चल ही नहीं सकती। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को जरा गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर जरूरी क्यों हैं, उनका असल में काम क्या होता है और दुनिया में कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। इसके बाद हम खास तौर पर भारत की बात करेंगे। यहाँ की पार्टियों को देखेंगे, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं ये समझेंगे और उन्हें सुधारने के क्या रास्ते हो सकते हैं इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और डेमोक्रेसी के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आप सोचिए, अगर हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, दूर दराज के गांवों में भी, और वहां किसी कम पढ़े लिखे इंसान से भी बात करें तो शायद उन्हें हमारे संविधान के बारे में या सरकार कैसे काम करती है इसकी बहुत गहरी जानकारी ना हो, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर पता होगा। कौन सी पार्टी है, उसका निशान क्या है, ये सब वो जानते हैं। और यही इन पार्टियों की सबसे बड़ी पहुंच भी है और पहचान भी। तो फिर इसकी एक प्रॉपर परिभाषा क्या बनती है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी असल में लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक साथ आता है। क्यों आता है? चुनाव लड़ने और सरकार में पावर हासिल करने के लिए। अब इस ग्रुप के लोग कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर सहमत होते हैं। मतलब उनकी एक सोच होती है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और वो चाहते हैं कि पावर में आकर अपनी इन्हीं पॉलिसीज को लागू करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहले तो हो गए लीडर्स यानी नेता। ये वो लोग हैं जो पार्टी के बड़े फैसले लेते हैं, कैंडिडेट्स चुनते हैं। फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स। ये वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए भाग दौड़ करते हैं, उनकी सोच को लोगों तक पहुंचाते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स, यानी हम जैसे आम लोग, जो उस पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हैं और उसे अपना वोट देते हैं। अच्छा, जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर ये पार्टियां हो ही ना तो क्या होगा? हर सीट पर जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। अब ये लोग देश के लिए या पूरे समाज के लिए कोई बड़ी पॉलिसी का वादा तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने इलाके की बात करेंगे। और मान लीजिए किसी तरह सरकार बन भी गई तो वो कितनी देर चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। देश को कैसे चलाना है इस पर हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज इसी बिखराव को रोकती हैं और एक सिस्टम बनाती हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि पार्टियों की जरूरत क्यों है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पार्टियां असल में करती क्या हैं, इनके काम क्या क्या हैं। एक डेमोक्रेसी में इनके बहुत सारे और बहुत जरूरी रोल्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम चुनाव लड़ना। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं और उन्हें जिताने के लिए पूरा जोर लगा देती हैं। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो सरकार बनाती है और देश को चलाती है। यही नहीं, देश के लिए जो कानून बनते हैं ना, उसमें भी इन पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आखिर पार्लियामेंट में बैठे ज्यादातर लोग किसी ना किसी पार्टी के ही तो मेंबर होते हैं। लेकिन पार्टियों का काम सिर्फ सरकार बनाने पर खत्म नहीं हो जाता। वो दरअसल जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती हैं। कैसे? वो पब्लिक के मुद्दों को उठाती हैं, उन पर बहस करती हैं और एक तरह से पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं। और एक बात और, सोचिए, एक आम आदमी के लिए किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन अपने इलाके के पार्टी वर्कर तक पहुंचना वो ज्यादा आसान होता है। अच्छा, तो जो पार्टी जीत गई वो सरकार बनाती है, लेकिन जो हार गई उनका क्या? उनका रोल तो शायद और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो बनती है ऑपोजिशन यानी विपक्ष। उनका काम होता है सरकार पर नजर रखना, सरकार की गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना और ये पक्का करना कि जो पार्टी पावर में है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। जैसा कि आइवर जेनिंग्स ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ऑपोजिशन सिस्टम का वॉचडॉग है। अगर ऑपोजिशन नहीं तो डेमोक्रेसी भी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर देश में एक ही जैसा पार्टी सिस्टम चलता है। किस देश में कितनी पार्टियां एक्टिव हैं, इस बेसिस पर हम इन सिस्टम्स को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए इस टेबल से समझते हैं। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जैसा चीन में है। यहां सिर्फ एक ही पार्टी को राज करने की इजाजत है। सीधी सी बात है, यहां लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसे हम डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते। फिर आता है टू पार्टी सिस्टम, जैसे अमेरिका या यूके में। यहां पावर में आने की लड़ाई मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टियों के बीच ही होती है। और फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत। यहां कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और वोटर्स के पास चॉइस बहुत ज्यादा होती है।
भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स है। यहाँ इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने अलग-अलग इलाके हैं कि उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कई पार्टियों का होना स्वाभाविक है। तो भारत की पॉलिटिक्स को समझने के लिए यहाँ के पार्टी सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। तो भारत में इलेक्शन कमीशन पार्टियों को नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा देता है। अब इसका एक क्राइटेरिया है। नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट और साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होती हैं। और स्टेट पार्टी बनने के लिए उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतना जरूरी है। अगर हम 2023 के डेटा को देखें तो भारत में 6 नेशनल पार्टीज हैं। इनके नाम हैं आम आदमी पार्टी एएपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। इन नेशनल पार्टीज के अलावा भारत में ढेरों स्टेट पार्टीज भी हैं, जिन्हें हम अक्सर रीजनल पार्टीज या क्षेत्रीय दल कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में इनकी ताकत और इनका महत्व दोनों ही बहुत बढ़े हैं। आप बीजेडी, डीएमके या टीआरएस जैसी पार्टियों को देखिए। इनके आने से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद मजबूत हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां अपने अपने राज्यों की आवाज और मुद्दों को नेशनल लेवल पर बहुत मजबूती से रखती हैं। तो अब तक हमने पार्टियों के अच्छे पहलुओं को समझा, उनके काम को जाना, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इन चैलेंजेस को हम मोटे तौर पे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला है पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी। दूसरा बड़ा चैलेंज है वंशवाद यानी डायनास्टिक सक्सेशन। तीसरा है इलेक्शन में पैसे और बाहुबल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। और चौथा, वोटर्स के सामने कई बार कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं होती। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी का मतलब है कि सारी पावर पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में होती है। आम कार्यकर्ता की बात सुनी ही नहीं जाती। वंशवाद का मतलब तो हम सब जानते हैं। टॉप पोजीशंस पर एक ही परिवार के लोग बैठे रहते हैं। इससे जो काबिल लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता। फिर बात आती है मनी एंड मसल पावर की। पार्टियां अक्सर ऐसे उम्मीदवार चुनती हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा हो या फिर उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। और आखिरी चैलेंज ये है कि आजकल बड़ी पार्टियों की पॉलिसीज में फर्क करना मुश्किल हो गया है। अब ये सारी चुनौतियां सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो, लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो चलिए अब उन कोशिशों और सुझावों की बात करते हैं जो इन पार्टियों को सुधारने के लिए दिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत जरूरी सुधार किए भी गए हैं। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून बनाया गया ताकि चुने हुए एमपी या एमएलए पैसे के लिए पार्टी ना बदलें। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट देकर अपनी प्रॉपर्टी और अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केस के बारे में बताना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टियों के लिए रेगुलर सांगठनिक चुनाव कराना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी कर दिया है। जो सुधार हुए वो तो ठीक हैं, लेकिन अभी भी कई और सुझाव हैं जिन पर बात होती रहती है। एक सुझाव यह है कि पार्टियों के अंदरूनी कामकाज को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया जाए। एक और बहुत जरूरी सुझाव है कि महिलाओं को कम से कम 1/3 टिकट देना पार्टियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। और इलेक्शन में पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह भी कहा जाता है कि सरकार को चुनावी खर्चों के लिए फंडिंग करनी चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ कानून बनाने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। पार्टियों में असली सुधार 2 तरीकों से आ सकता है। पहला है लोगों का दबाव यानी पब्लिक प्रेशर। जब आम लोग जागरूक होते हैं, सवाल पूछते हैं, तो पार्टियां बदलने पर मजबूर होती हैं। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी तरीका है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं वो बाहर खड़े होकर सिर्फ आलोचना न करें, बल्कि खुद पॉलिटिक्स में आएं और सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे सुधारें। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है। पॉलिटिक्स को सुधारना सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। एक नागरिक होने के नाते इस बदलाव में हमारा क्या रोल हो सकता है? इस सवाल पर सोचना और काम करना ही एक मजबूत डेमोक्रेसी की पहचान है।